तो देखो बात ना करो। तो 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक्स बाई और एस डैश वाई डैश किसी सर्किल की दो टेंजेंट लाइन हैं, दो पैरेलल टेंजेंट लाइन हैं, और उसके बीच में एक ए बी एक और स्ट्रेट लाइन है जो कि वे भी टेंजेंट है सर्किल की। 9 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th और चैप्टर 10.2 एक्सरसाइज, चैप्टर 10 सर्किल जिसका नाम है, और एक्सरसाइज है 10.2, क्वेश्चन नंबर है 9। इस क्वेश्चन की का सेंस समझो पहले। एक सर्किल है और इस सर्किल के पर एक्स बाई और क्या एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, ये दो पैरेलल टेंजेंट लाइन है, और जो इस सर्किल को P पर और ये Q पर टच करती हैं दोनों टेंजेंट लाइन। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन और है जो सर्किल को, एक सर्किल इसका नाम AB रख लेते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन AB भी इस सर्किल की टेंजेंट लाइन है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, और इस सर्किल का सेंटर क्या है, O है। इस सर्किल का सेंटर क्या है, O है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये प्रूफ करना है कि यदि A को हम O से मिला दें और A को B से मिला दें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, एक सर्किल COR है। सर्किल COR क्यों बोलते हैं इसको? एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर O और रेडियस R, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर O पर है या रेडियस R है, या कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O पर है, और इसकी दो पैरेलल टेंजेंट लाइन है। कौन कौन? एक्स बाई और एस डैश वाई डैश। इस सर्किल के दो पैरेलल टेंजेंट लाइन हैं। कौन कौन? एक्स बाई और एस डैश वाई डैश, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट ए बी है जो सर्किल को पॉइंट सी पर टच करती है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि ओ क्या है, सर्किल का सेंटर है। तो ये एंगल को, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, OP को रिकंस्ट्रक्शन में OP को मिला देते हैं और OQ को मिला देते हैं, और मिलाने के बाद आप इसका प्रूफ तक पहुंचा देते हैं अच्छे से। सुनो, फिर आप इससे पूछेंगे क्या दिया है, इसमें क्या प्रूफ करना है, उसका प्रूफ पूछेंगे। इसलिए आप इस प्रकार से सुनना है ताकि इसको तुरंत बता भी सको, ठीक है। तो हम ये एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे OC को भी मिला देते हैं। हम OC को भी मिला दिए। OC को मिला देने से आपके पास क्या हुआ, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, प्रूफ कर चुके हैं। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में यदि दो टेंजेंट लाइन खींचते हैं, जैसे एक्सटर्नल पॉइंट A है, A से यहाँ पे AP टेंजेंट लाइन खींची गई है और AC भी टेंजेंट लाइन खींची गई है। इन दोनों टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है, इसलिए क्या हो गया, AP बराबर AC हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, OA इस ट्रायंगल में भी शामिल है, OA इस ट्रायंगल में भी शामिल है, तो OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड। फिर क्या लिखेंगे, OP इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। एक ही सर्किल जितनी रेडियस होती हैं वो सब बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड कॉमन साइड है, तो इन दोनों ट्रायंगल की तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। सुनो अच्छे से, विशेष ध्यान, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं। तो दोनों ट्रायंगल की तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड जब इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, इसी प्रकार हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो जब ये दोनों एंगल, मान लो ये कहती है, ये मान लो 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री का होगा कि नहीं, इक्वल है। तो जब ये 45 डिग्री का है, तो जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल क्या होगा, ये पूरे एंगल का आधा होगा कि नहीं। ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का आधा होगा ना, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये वाला एंगल पूरे एंगल का क्या होगा, आधा होगा, पूरे एंगल का आधा होगा, ठीक है।
इस पूरे एंगल का नाम क्या है PAC, इस पूरे एंगल का नाम क्या है CBQ, ठीक है। तो ये एंगल का आधा होगा ये एंगल, कहने का मतलब इस एंगल का नाम रख लेते हैं OAC, एंगल OAC इज इक्वल टू 1/2 एंगल PAC, एंगल PAC। ये वाला एंगल देखो, ये वाले एंगल को निकाल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी OAC लिखे थे, इसको लिखेंगे OBC, एंगल OBC इज इक्वल टू 1/2, ये पूरे एंगल को क्या लिखेंगे CBQ, क्या लिखेंगे एंगल CBQ, ठीक है। अब इन दोनों एंगल को जोड़ देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा, OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 एंगल PAC प्लस 1/2 एंगल CBQ, ये आ गया 1/2, दोनों से कॉमन ले लो तो एंगल क्या आ गया PAC और यहाँ पे एंगल CBQ, ये आ गया, ठीक है। आप ये 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। 9th क्लास में थ्योरम पढ़े थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। यदि मान लो AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, ये ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के बने इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बने इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है और इन दोनों का सम भी 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखते क्या है कि XY और S'/Y' पैरेलल है, ये AB क्या है, दोनों को काटती है। तो दो पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, दो पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन को क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये AB क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसको हम हिंदी में तिर्यक रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये AC लाइन जो है इन दोनों को काटती है, इसलिए एक इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। अर्थात ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड का एंगल ये और ये हैं, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन ये है तो ये एक ही साइड के एंगल हैं। इस ट्रांसवर्सल लाइन को ऐसे खींच देते तो क्या होता, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 हो जाता, ये एंगल इस एंगल का सम क्या होगा 180। तो यहाँ वही तो इसी कंडीशन है, SY और S'/Y' पैरेलल लाइन है और यहाँ पे AB इन दोनों पैरेलल लाइन को काटती है, इसलिए इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 180, यही लिखा गया है। PAC प्लस एंगल CBQ, ये क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा। तो 1/2 यहाँ पे 180 डिग्री लिख दोगे, ये कट गया तो 90 आ गया। तो ये कौन सा एंगल आया, एंगल OAC प्लस एंगल OBC बराबर आया 90 डिग्री। कौन है OABC, सुनो OAC लिखा है, OAC और OBC, ये वाला एंगल इस वाले एंगल, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो 90 डिग्री आता है। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो तीसरा एंगल जो बचा होगा वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, क्योंकि तीनों को जोड़ोगे तो तीनों का सम क्या आता है 180 से अधिक तो हो नहीं सकता। तो जब दो एंगल को जोड़ने से 90 आ गया तो तीसरा वाला एंगल क्या होगा 90 होगा, तभी ना तीनों को मिला करके 180 हो पाएगा। इस एंगल को जोड़ने से आ गया, देखो OAC OBC, इन दोनों एंगल को जोड़ने से आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है ना। तो इन दो एंगल को जोड़ने से 90 डिग्री आ रहा है। तो किसी ट्रायंगल के, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC, ये आपको पता है कि B और C को जोड़ने से 90 आता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यदि एंगल A लिख लो और ये दोनों को जोड़ दो तो क्या है 90 पता है आपको, 180, तो क्या आएगा एंगल A बराबर 180 माइनस 90 नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 प्रूव कर दिए हम। क्या OAC और OBC इन दोनों का सम यहाँ 90 आ चुका है। इसलिए ये जो एंगल आएगा इसका नाम 60 में रखा जाए तो एंगल O लिखोगे क्या, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एंगल A और B दोनों का सम क्या आ चुका है 90। तो यहाँ पे 90 इज इक्वल टू 180, तो क्या होगा एंगल O बराबर 180 माइनस 90। एंगल O का पूरा नाम क्या है AOB।
तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ करने का गोल भी था। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर, एक सर्किल है, देखो इस सर्किल की ओ आर में यहाँ पे एक्स वाई और एस डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट लाइन हैं। क्या है? दो पैरेलल टेंजेंट लाइन हैं। और एक लाइन सेगमेंट ए बी है जो इस सर्किल को पॉइंट सी पर टच करती है, अर्थात ये भी टेंजेंट लाइन है। ठीक है, एक लाइन ए बी इस सर्किल को पॉइंट सी पर टच करती है। और ये ट्रांसवर्सल लाइन क्यों कहेंगे ए बी को? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ए बी है जो सर्किल को सी पॉइंट पर टच करती है। तो आपको यह प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक सर्किल है, इस सर्किल में दो टेंजेंट लाइन खींची गई हैं, एक्स वाई और एस डैश वाई डैश। ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट लाइन खींची गई हैं। कैसे खींची गई हैं? पैरेलल टेंजेंट लाइन खींची गई हैं। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ए बी है जो सर्किल को सी पॉइंट पर क्या करती है? टच करती है। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्यों कहते हैं? जो लाइन पैरेलल लाइन को काटती हैं, जो लाइन पैरेलल लाइन को काटती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन पैरेलल है तो काट दिए, तो ये लाइन का ट्रांसवर्सल नाम है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन दोनों पैरेलल लाइन काटती है। तो ये एक्स वाई और एस डैश वाई डैश दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों को काटने वाली लाइन ए बी है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? सर्किल, इस सर्किल की टेंजेंट लाइन भी है, क्योंकि पॉइंट सी पर टच करती है, ये पॉइंट सी पर टच करती है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि ओ है क्या? सर्किल का सेंटर। ओ क्या है? सर्किल का सेंटर। ठीक है, तो ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। यानी जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है वे सर्किल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये प्रूफ करना है। ये ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी? ए बी सर्किल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करती है? 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आया? एक सर्किल है, इस सर्किल में दो पैरेलल टेंजेंट लाइन है, कौन कौन? एक्स वाई और एस डैश वाई डैश। इन दो पैरेलल टेंजेंट लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ए बी सर्किल को पॉइंट सी पर टच करती है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या दिया है बोलो ओम? हाँ, 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 ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया। अब लिखते हैं जो दिया है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ से लिखते हैं गिवन 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 गिवन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangent of circle with center O and transversal line segment इसको बोलेंगे ए बी टच द सर्किल एट पॉइंट सी। ठीक है, तो टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? जॉइन ओ पी ओ ए ओ सी ओ बी ओ क्यू,
ज्वाइन OP OA OC OB OQ, ज्वाइन OP OA OC OB OQ, इन सबको मिला दिए। ठीक है, प्रूफ में पहुंचते हैं, रीजन देते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल APO और ACO, इन ट्रायंगल्स APO एंड ACO, इन दोनों ट्रायंगल पर विचार करते हैं। तो क्या लिखेंगे? पहले AP इज इक्वल टू AC। क्या? क्योंकि ये टेंजेंट फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर खींची गई दो टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, टेंजेंट फ्रॉम ए। ठीक है, AP इज इक्वल टू AC, तो टेंजेंट फ्रॉम ए। फिर क्या लिखेंगे? OA इज इक्वल टू OA, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में शामिल है। फिर क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल टू OC, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो जब दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या लिखोगे? ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ACO बाई यस कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OAP बाई CPCT। ठीक है, देखो नीचे आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इतना लिख लेना। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों वे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल, ये लिखेंगे पहले एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAC। क्या लिखेंगे? एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAC बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आ गया बाई CPCT, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊपर की लाइन हम मिटाते हैं ना, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? सिमिलरली एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OBQ। इसको क्योंकि ये साइड इस साइड की इक्वल, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम B, और यहाँ पे क्या? OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड, और OC इज इक्वल टू OQ रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो यस से दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इस एंगल का नाम क्या है? OBC इज इक्वल टू OBQ। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? अगेन इन ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल वहाँ पे क्या लिखे थे? BCO
ट्रायंगल बी सी ओ एंड ट्रायंगल कौन सा, बी सी ओ, बी क्यू ओ, बी क्यू ओ। अब इन ट्रायंगल में क्या देखते हैं, बी सी ओ, तो पहले लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। यहाँ लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम बी, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है। फिर क्या लिखोगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड, ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड। फिर क्या लिखोगे, बी क्यू बी सी। फिर अब क्या लिखोगे आप, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की जितनी रेडियस होती हैं सब इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन, बी सी ओ, ट्रायंगल बी सी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू ओ, ट्रायंगल बी क्यू ओ बाई एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखे थे यहाँ, ओ ए सी लिखे थे ना, ओ ए सी। अब यहाँ पे क्या होगा, ओ ए सी बाद में आया था, तो यहाँ पे ये एंगल जो होगा बी, इसका नाम लिखेंगे क्यू बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी ओ। तो क्या लिख देंगे, एंगल क्यू बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ बाई सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हुआ, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक है। तो आपको ये पता हो गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या लिख सकते हैं, यहीं पे ये जो ओ ए सी है, यहाँ पे ये जो ओ ए सी है, ओ ए सी, इस एंगल को लिख सकते हैं, ओ ए सी को इस एंगल का पी ए सी का आधा, जब दोनों इक्वल हैं ये मान लो 45 का, ये 45 का, तो दोनों को जोड़े तो 90 ना होगा, तो 90 का आधा नहीं हुआ ये। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का आधा होगा कि नहीं। कितनी चीज़ नहीं इस बात समझ पा रहे हो। अरे बोल रहे हैं कि 5 बराबर 5 है, तो 5 क्या होगा, 5 दोनों के योग का आधा नहीं होगा, 1/2 5 + 5, ठीक है। तो कहते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो जिस एंगल का मेजरमेंट क्या है, इस पूरे दोनों के सम का आधा होगा, दोनों के सम का आधा होगा। तो वही हम कहना चाहते हैं कि एंगल ओ ए सी बराबर लिख सकते हैं 1/2 एंगल पी ए सी। अब पी ए सी को ही क्या कह सकते हैं, एंगल ओ ए सी बराबर लिख सकते हैं 1/2 एंगल पी ए बी भी कह सकते हैं, वही तो है, ठीक है। इसी प्रकार ये कह सकते हैं कि एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 एंगल ए बी क्यू, पूरे एंगल का आधा होगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो वहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए सी यहाँ है ही, तो एंगल ओ ए सी का मेजरमेंट क्या है, ओ ए कहाँ है, ओ ए सी का मेजरमेंट किसका आधा होगा, एंगल पी ए बी, 1/2 एंगल पी ए बी, ये है, इसका नाम इक्वेशन रख लो फर्स्ट। फिर इसमें क्या करेंगे, ये एंगल का मेजरमेंट, एंगल क्या लिखा गया, सी बी ओ, एंगल सी बी ओ, यहाँ पे एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू, ऐसे, ये है इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ पे
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड प्लस इसका राइट हैंड साइड, यही ना। तो क्या लिखेंगे 1/2 एंगल PAB, ये 1/2 एंगल ABQ इज इक्वल टू ये एंगल OAC प्लस एंगल CBO या OBC लिख सकते हो, CBO लिखो चाहे OBC लिख सकते हो, यहाँ लिखे CBO यही लिखे देते हैं, ठीक है, इसी को लिख सकते हैं। 1/2 दोनों से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तो एंगल क्या होगा PAB, एंगल ABQ, ठीक है, एंगल OAC प्लस एंगल CBO ऐसे, या OBC लिखे देते हैं इसी को, OBC, ठीक है। अब देखो PAB देख लो, एंगल PAB कहाँ है, PAB, एक कहाँ है फिर एंगल ABQ, ये एंगल, इस एंगल का सम क्या है 180, ठीक है। ये क्या लिख दें 1/2 लिख लो, ये हो गया 180, एंगल लिख दो OAC प्लस एंगल OBC, तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा 180, ये कट गया, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो एंगल क्या लिखोगे OAC प्लस एंगल OBC। अब देखो OAB और OBC, देख लो OAC और OBC, ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ गया। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल का सम 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल निश्चित रूप से 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसका नाम इक्वेशन क्या रख लें, थर्ड। अब थर्ड लिखने के बाद लिखो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या होगा एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब इन दोनों का सम आपको पता है ना है 90, तो एंगल AOB प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये हुआ। आगे दिख रहा है कि बहुत हम लिखे हैं, पता चला नीचे आ ही नहीं रहा, देख लेते हैं थोड़ा सा। AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, AOB इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आ गया 180 से 90 निकाल देंगे तो क्या आएगा 90, और यही हमें प्रूव भी करना है, हैंस प्रूव्ड, हैंस
प्रूव्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल आ चुका है, ठीक है। जो 100 नंबर की तैयारी कर रहे हैं उनको तैयार करना ज़रूरी है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं है कि इन क्वेश्चन को तैयार ना करोगे, आप गेस क्वेश्चन भर पढ़ के चले जाओगे तो 100 में 100 पा जाओगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप तैयार किए हो, सब कुछ बनता है, तभी 100 में 100 पाओगे, ठीक है। और जब पूरी तैयारी रहती है, पूरे क्वेश्चन बनते हैं, और कोई क्वेश्चन एक तो आ भी गया, भूल भी रहा है, तब भी आप लगा दोगे, तुक्का मार के सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तैयारी आप पूरा करके गए हो। और यदि गेस पढ़ के आए हो और क्वेश्चन सब बन भी रहे हैं, तो कोई ऐसा क्वेश्चन अवश्य होगा जो आपसे गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि आप तुक्का मार के गए हो, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन आप मिस किए हो तो कोई क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाएगा, भले सब बनते हुए क्वेश्चन आए फिर भी। इसलिए यूनिक सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आइए नोट्स बना के इनका रोज़ देखोगे तभी तो बन पाएगा। पता चला कि आज आप 6 चैप्टर का टेस्ट लिया जाए, कितने लोगों से बनेगा 6 चैप्टर का, ठीक है। और उसमें सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए जाएँ, ठीक है ना। तो उसका रिवीजन 6 चैप्टर है, यही तो रिवीजन करने वाले हैं, बाकी तो सब आसान है। 6 चैप्टर है, ये सर्किल वाला चैप्टर है, ठीक है। यही तो ज्योमेट्री वे हैं, और कुछ है ही नहीं, और तो सब सिंपल वाले हैं। 6 चैप्टर और सर्किल वाला तो थ्योरम वाले चैप्टर है। और कठिन है नहीं, इनको टाइम लगाकर तैयार करने की ज़रूरत है। मान लो कोई क्वेश्चन, सुनो, सपोज करो कोई क्वेश्चन तैयार करते हो, मान लो 20 मिनट में तैयार करते हो तो क्वेश्चन तैयार हो जाता है। 20 मिनट तैयार करते हो तो क्वेश्चन तैयार हो जाता है, मान लो सपोज करते हैं। तो ये जो 20 मिनट में क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तो आप उसके लिए कितना टाइम दे दो, मान लो 20 मिनट वाले को दे दो 1 घंटा। 1 घंटा भी तैयार नहीं है तो 2 घंटा दे दो ना। 2 घंटे भी तैयार नहीं तो 3 घंटे में एक क्वेश्चन तैयार करो। अब 3 घंटा कहाँ से पाओगे? अब 3 घंटे पढ़ो तो मैथे में पढ़ना थोड़ी। फिर जब गाँव चले जाते, कहीं चले गए, किसी के यहाँ बर्थडे में, कहीं भी चले गए मान लो, तो कितने घंटे लॉस हो जाता है पता चला। कहीं मान लो किसी को बुलाने चले गए, कहीं पार्टी उर्टी में चले गए, कहीं रिश्तेदारी में चले गए, तो पता चला 24 घंटे बाद आए। तो 24 घंटे में न जाओ कहीं, 24 घंटे में 3 घंटे में क्वेश्चन तैयार करो तो 8 क्वेश्चन तैयार होंगे कि नहीं? 8 तिरिक 24। उस समय ये मान लो कि हम रिश्तेदारी में गए हैं, पर हमारे क्वेश्चन को 3 घंटा लगाएंगे। पर आप करते क्या, ये काम कर नहीं सकते। आप जानते हो क्या करोगे? टेस्ट होने वाला है संडे को, आप सैटरडे को रात को थके हारे 7:30 बजे रफ फेयर कापी खोलोगे पीछे का, पर देखने से भी बन जाएंगे क्वेश्चन। 6 चैप्टर के देख लिए कोई क्वेश्चन, पाइथागोरस पर आधारित क्वेश्चन है, देख के आओगे। ये मान लो 10 चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसको देख के आओगे, आपको खुद ही लगेगा कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा नहीं, कल टेस्ट देने जाएंगे तो लगेगा कि बनेगा, किसी हालत में नहीं बनेगा। ऐसा भी लगेगा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा भी। ऐसे में थोड़ी तैयार होता है, टाइम लगा के तैयार करो। 168 घंटे होते हैं 7 दिन में, 168 घंटे का हिसाब रखो किस आपका जो फालतू में टाइम 10-10 मिनट 20-20 मिनट इकट्ठा करके और उसमें पढ़ाई में डायरेक्शन में लगाओ, ठीक है। यही क्वेश्चन को मान लो तैयार करने हैं आपको, तो जानते हो क्या तरीका है? बेस्ट तरीका, यदि ये सोचते हो कि इस क्वेश्चन हम तैयार भी कर लें, संडे को टेस्ट में लिख भी दें, बन भी जाए सही, इस क्वेश्चन को मान लो आने वाला है, यही क्वेश्चन जो अभी बताए, क्या करो 2 पन्ने कागज़ में लिख लो। ये तो कॉपी में लिखा है, 2 पन्ने कागज़ में और लिखो, उसको जेब में डाले रहो, और उसको टेस्ट तक में कितनी बार देखो, टाइम नहीं लगेगा आपको। ट्यूशन से आए पलटा के देख लिए, स्कूल से आए तो देख लिए, खाना खाने से पहले देख लिए, सोने लगे तब भी देख लिए। पता चला कि जेब में जो एक ही क्वेश्चन को जो डाले हो 24 घंटे में कम से कम 8-10 बार देख लोगे, 5-5 मिनट 2-2 मिनट में, 24 घंटे के अंदर में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, उसमें कुछ भी लिखने भर में टाइम लगेगा, वो देखने उखने में टाइम फिर नहीं लगेगा। कोई आ गया आपके यहाँ गप सब मारने लगा तो आप उसको पलटा के देखने लगो, गप मारेगा वे, कब मारेगा? जब वे बोलेगा तो आप भी बोलोगे कुछ, तो लंबा खिंच जाएगा। अब वे कोई बोल रहा है, आप उसको पन्ना निकाल के देखने लगे,
पीरियड कोई खाली स्कूल में, उसको पन्ना निकाल के देखने लगे, पता चला कि स्कूल में 6 बार देख लोगे उसको। अब वे परीक्षा देने आओगे तो ये क्वेश्चन खूब बहु याद रहे, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन सब याद रहेगा कि नहीं? लगता है कि याद हो जाएगा ऐसे में? आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसे कि 2 पन्ने कागज में लिख लिया जाए एक क्वेश्चन को और ये सैटरडे तक उसमें तक 10 बार देखा जाए तो वो क्वेश्चन परीक्षा में बन जाएगा? नहीं लग रहा कि बन जाएगा? सहमत भी नहीं होते हो आप लोग। अब मान लो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते तो क्या करोगे जानते हो? ऐसे चलता रहेगा, सैटरडे को वही जो बताए ना, पलटा के देखोगे, बनने वाला कुछ भी नहीं रहेगा। पलटा के आओगे यहाँ टेस्ट में आएगा, ये क्वेश्चन को जानते हो कि सबका कुछ होता है, लेकिन आप लिख ना पाओगे। गिवन लिखोगे, ट्रू प्रूफ लिखोगे, आगे कुछ नहीं। ठीक है, आइए आप दोनों पोजीशन आप ध्यान देख लो। अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन कितने हैं मुश्किल से, कितने मुश्किल से होंगे? बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हैं इस टाइप के। 1-2 एक्सरसाइज इसकी है, 1-2 एक्सरसाइज उसकी है, 2-3 एक्सरसाइज, इनको टाइम लगा के तैयार कर लो। और उसका एक अलग नोट्स बनाए रहो, वो पन्ना एक जो परीक्षा पैड आता है उसमें लगा दो, जो पन्ना में लिखे रहते हो तैयार करते हो उसमें लगा दो, सुरक्षित रखा रहेगा। पलटा के उसी को देखा करो फिर, ताकि वो गुम भी न जाए। वो लगा रहता ना परीक्षा पैड में, ठीक है? तो जो आप रोज़ लिख लिख के तैयार करते जा रहे हो 8-10 बार में, तो उसको उसमें लगा दो। ठीक है, तो इस प्रकार की जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, थेस थ्योरम लगा दो उसी में। ठीक है, बीच बीच में उस पन्ने भर को निकाल करके रिवीजन करने लगो। जब मान लो 15-20 दिन का गैप हो जाए तो उसको एक बार लिख के फिर उसको फिर से 24 घंटे के लिए जेब में डाल लो और उसको 4-6 बार देखो। लास्ट में जब तैयार हो जाए फिर से उसको रख दो उसमें, तो आपका सुरक्षित हुए पन्ना पन्ना में रखा भी है, वो तैयार भी होते गए। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो परीक्षा तक ये थ्योरम तैयार होने वाली नहीं है सब क्वेश्चन। ठीक है, वही सब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा, लोकल एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा, जीरोज निकालना बन जाएगा, जो सिंपल क्वेश्चन है। पर कठिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कठिन क्वेश्चन तैयार करने का ये सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको तैयार करोगे। अब बता दिए हैं, आप करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट तो आपके जैसे आ ही रहा। ठीक है, अब जब ऐसे में तैयारी नहीं होती, जानते हो क्या होता है? आदमी सोचता है कि संडे को ऐसा कुछ काम ज़बरदस्त रीजन पड़ जाए तो ताकि टेस्ट देने न जाना पड़े। ठीक है, मान लो सब क्वेश्चन आपसे बनता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वाड्रेटिक फार्मूला 5 देने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले देने हैं। ठीक है, उसमें जो 100 में 100 पाएगा, 5 क्वेश्चन देना है, एक तो एलिमिनेशन मेथड, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बहुत सब क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन आएगा, कोई बहाना आपके पास नहीं रहेगा, चलिए आओ रेस देने। बनता है ना, जिससे सब बनता है वो आएगा। कौन आएगा नहीं आता? जिनकी तैयारी नहीं रहती तो वो दूसरा रीजन ढूंढते रहेंगे, ऐसा कोई ज़बरदस्त रीजन मिल जाए। और मिल भी जाता है, मिल भी जाएगा। ठीक है, इस संडे को तो कुछ पता चला कि इस प्रकार की स्थिति आप देखते रहोगे तो पूरे 52 संडे होते हैं, तो 52 संडे में मुश्किल से टेस्ट देने जानते हो कितने जाओगे? 5 या 6, और हर संडे को उसमें काम पड़ जाएगा। अगले संडे उससे भी ज़बरदस्त बहाना। ठीक है, वो आचार्य प्रशांत एक IAS क्वालिफाइड है, इस समय लोगों को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ आपको ख़राब लगती हो उसी में सुधार की ज़रूरत है। पर दिक्कत ये है, जो ख़राब लगती है लोग सुनने नहीं चाहते। वे कहते हैं जो आपको ख़राब लगती है वही उसी क्षेत्र में आपको सुधार करने की ज़रूरत है। पर जो ख़राब लगती है उस स्थिति से लोग दूर भागते हैं। चलो देखो आगे, अगला क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन ना आपके? अगला